नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, अपना खुद का चैनल चलाते हैं और युद्ध नीति और युद्धों के परिणाम पर किताब लिख चुके हैं। मराठी भाषा में इनकी ऑपरेशन सिंदूर पर किताब आ चुकी है। बहुत जल्दी वो हिंदी और अन्य भाषाओं में आएगी, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में घटनाएं घट रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपने ब्लफ गेम के जरिए इस युद्ध को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, या लोगों को सोचने या बहुत कुछ एनालिसिस करने पे मजबूर कर रहे हैं कि अमेरिका युद्ध हार गया। क्या अमेरिका युद्ध हारा है? इन 33 दिनों में ईरान के चप्पे चप्पे पर बमबारी की गई है। क्लस्टर बम से लेकर के ब्लॉकबस्टर्स बम और 900 किलो के बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। उनके परमाणु संस्थानों के इर्द गिर्द भी भारी बमबारी की जा रही है और आईआरजीसी सहित उनके तमाम बड़े नेता मार दिए गए। और जब मैं बात कर रहा हूं तो उनके एक और मेजर जनरल स्तर के एक अधिकारी की हत्या कर दी गई है इजराइल के बमबारी में, ऐसा बताया जा रहा है। ये जानकारी आ रही है। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ताजा बयान अभी आ रहा है, जब मैं बात कर रहा हूं उससे कुछ देर पहले, कि 2 से 3 हफ्ते में हम ईरान से निकल जाएंगे। अभी तो सेना एंट्री ही नहीं की है। वास्तव में ट्रंप के हर दिन हर घंटे बदलते बयान के माने क्या हैं? ओवर टू यू सर। देखिए, जैसे आपने ही अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ही विषय के ऊपर रोज अलग अलग बातें करते हैं। युद्ध कैसे शुरू हुआ, युद्ध कैसे खत्म होने वाला है, आज क्या चल रहा है। और इतना ही नहीं, तो वो जो उनके जो 2 या 3 बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, फिर उनके जनरल है, तो वो भी अलग अलग बात करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम युद्ध कम करने वाले हैं, वो बोलते हैं जो हम युद्ध बढ़ाने वाले हैं। तो मतलब कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका कारण एक ही है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन फॉलो करते नहीं है और उनके मन में जो आता है वो करते हैं। तो इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि वो क्या करने वाले हैं किसी को नहीं पता होता, उनको खुद को भी पता नहीं होता। तो इससे क्या होता है, सरप्राइज नाम की चीज जरूर हासिल हो जाती है, क्योंकि जी वो अनप्रेडिक्टेबल है। जी और जब अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि युद्ध में हमेशा आप चाहते हैं कि जो मेरा प्रतिस्पर्धी है उसकी अगली चाल क्या होगी और उसको मैं कैसे काउंटर करूंगा। अगर आप अगली चाल को ढूंढ सकते हैं तो आपने ये लड़ाई का उस समय जीत लिया है। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर से उनकी अगली चाल क्या है कोई बता नहीं सकता है। तो एक तो वो मतलब उनके फेवर में है, थोड़ा बहुत अमेरिका के फेवर में है। लेकिन सच बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका सोच रहे थे कि हवा से युद्ध करके हम ये युद्ध जीत पाएंगे। और आज 1 तारीख है, मेरे ख्याल से आज 32वां दिन है इस युद्ध का। और फिर भी जो डैमेज हुआ है वो पूरा नहीं है। डैमेज तो ईरान का काफी हुआ है। अगर आप ओपन सोर्स आती है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 80-85% उनके रिसोर्सेस वो या तो वो लीडरशिप के हो या अणुबॉम्ब के हो या मिसाइल्स के हो या ड्रोन्स के हो, ये शायद बर्बाद हो गया है। लेकिन फिर भी ईरान के पास आज ये क्षमता है कि वो इजराइल की इतनी जो पावरफुल आयरन डोम सिस्टम है उसे वंस इन अ वाइल पेनिट्रेट करता है और इजराइल के ऊपर कुछ डैमेज है, ज्यादा डैमेज नहीं लेकिन कुछ डैमेज तो जरूर उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट करता है। और जब तक सवाल अमेरिका का है, अमेरिका जो चाहता था उसमें से कुछ नहीं हुआ। ये तो हमने आज तक 10 बार इसके बारे में बात की है। तो मेरे ख्याल से इसमें एक सबसे बड़ा वीकनेस ये रहा है कि जब आप डैमेज असेसमेंट टारगेट का कितना हुआ है ये आप सिर्फ आकाश से देखते हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ से देखते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी पूरी नहीं होती। जमीन के ऊपर जाके आप जब टारगेट की असेसमेंट पूरी करते हैं तो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है क्या आपने जिस टारगेट के ऊपर हमला किया था वो सही था या नहीं। बॉम्ब जो है या मिसाइल जो है, पीजीएम जो है, जहां चाहे वहां चला जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन है ही है। लेकिन उसके अंदर कोई था कि नहीं, कि वो पहले से ही भाग गए थे। एक बात वो है कि वहां पे कोई था या नहीं। और दूसरा बात क्या होता है कि इसमें बहुत सारा डिसेप्शन है। मतलब आपने सोचा कि मिस्टर एक्स जिसको आप मारना चाहते थे वो एक जगह पे छुपे हैं, तो आपने उस बिल्डिंग के ऊपर हमला किया, लेकिन वो उस बिल्डिंग में थे ही नहीं, वो किसी और बिल्डिंग में थे। तो डिसेप्शन ये लड़ाई का एक आम तौर पे बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है। यानी कि
हम उनको पता है किसके ऊपर हमला करेंगे। आप लॉन्चर्स जो साइट्स है ड्रोन के उसके ऊपर हमला करेंगे, आप जो लॉन्चर मिसाइल्स के उसके ऊपर हमला करेंगे, जो अलग अलग हेडक्वार्टर्स है आईआरजीसी के उसके ऊपर हमला करेंगे। तो अगर समझ लीजिए कि 30 डिस्ट्रिक्ट है या ईरान के आईआरजीसी के, तो 30 डिस्ट्रिक्ट की जगह के ऊपर उन्होंने कुछ बेनामी यानी कि गलत डिस्ट्रिक्ट को सामने लाया है और ये खबर लगी है कि भाई यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, तो ऑब्वियसली बॉम्ब तो वहां गिरेगा, पीजीएम वहां पे जाएगा, लेकिन वो एक डिसेप्शन था। और डिसेप्शन ये एक बहुत ही माना हुआ बेसिक प्रिंसिपल है किसी लड़ाई का। कोई भी लड़ाई देखिए, स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन डिसेप्शन और सरप्राइज ये एक बहुत माना हुआ प्रिंसिपल है, और जो और दोनों बाजू करती है। जो ज्यादा अच्छा करेगा वो शायद उस पर जीत जाएगा। तो इसलिए मैं दो चीजें बोलना चाहता था कि शायद एग्जैक्ट नुकसान टारगेट्स का कितना हुआ है इसके बारे में संदेह संदेह है, क्योंकि ईरान की जो एफिशिएंसी है अभी भी दूर दूर जगह के ऊपर हमला करने की है। ये तो इसीलिए अभी डोनाल्ड ट्रंप को ये पता लगा है कि केवल हवा से युद्ध करके आप जीत नहीं सकते, क्योंकि वही अनुभव उन्होंने अफगानिस्तान में लिया था। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने वहां पे उसको स्टोन एज में वो ले गए, लेकिन फिर भी जो चीज वो हवा से तोड़ नहीं सके वो था अफगानी लोगों का स्पिरिट, अफगानी लोगों का फाइटिंग स्पिरिट। वो नहीं तोड़ सके। वो बाकी उन्होंने जहां जहां पता लगा कि भाई यहाँ ओसामा छुपा हुआ है, यहाँ पे वो ये ग्रुप छुपा हुआ है, वो तो उन्होंने मार दिया और वो उसका नुकसान भी हो गया, बड़े बड़े ये हो गए। तो और दूसरी बात क्या है कि इन्होंने आपको बचाने के लिए अंडरग्राउंड टनलिंग काफी की हुई है, और अंडरग्राउंड टनलिंग कितनी की है ये किसी को पता नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं हमास का, हमास ये हम्म। एक प्लेन एरिया था। हमास की भी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की उन्होंने अंडरग्राउंड वहां पे टनलिंग की थी, और इजराइल का इंटेलिजेंस इतना मजबूत होने के बावजूद उनको कितना समय लगा ये तोड़ने के लिए, ये आपको पता है। और ये तो कहाँ हुआ है, जब जो हमास का एरिया है या पैलेस्टीन का इलाका है, ये प्लेन का इलाका है, वहां पे कोई माउंटेन्स नहीं है। जबकि अगर आप ईरान के टेरेन देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो उनकी बॉर्डर्स है, खास तो जो लगी हुई है गल्फ ऑफ हुर्मुज के ऊपर, या जो लगी हुई है तुर्की के साथ, या जो लगी हुई है ये माउंटेनस एरिया है। तो उस प्रकार की माउंटेनस एरिया में वैसे भी जो प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन होता है, इनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती जितनी प्लेन्स में होती है, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आपको एक बेसिक आर्टिलरी का प्रिंसिपल है, अगर आपको एक बैटरी का एम्यूनिशन लगती है प्लेन्स में टारगेट को बर्बाद करने के लिए, तो माउंटेन्स में उससे 9 गुना या 10 गुना ज्यादा एम्यूनिशन आपको लगता है, क्योंकि एम्यूनिशन आगे पीछे चला जाता है। एग्जैक्टली माउंटेन टिप के ऊपर आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बेसिक साइंस का प्रिंसिपल है। तो कहने का मतलब ये दो चीजें, एक तो जमीन के ऊपर क्या हुआ आपको पता नहीं है, नंबर एक बात। दूसरा, टनलिंग की एफिशिएंसी क्या थी ये आपको पता नहीं है। और तीसरा, डिसेप्शन ऑफ वॉर, ये तो होता ही है। तो अभी इस हालात में अभी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं 3 हफ्ता वगैरह। अभी बात ऐसे है कि 3 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या मैजिक है, वो अभी क्या करेंगे ये सोचिए। क्योंकि अगर उनको टारगेट पता लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज छुपी हुई है, वो तो उसको तो मार देंगे, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, इतना अम्यूनिशन अभी अभी भी उनके पास है। लेकिन जो ग्राउंड ऑफेंसिव है उसके लिए क्या करेंगे? तो ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए पहला सवाल उठता है कि उनके पास जो सेना है वो कितनी है। सेना 5 से 7 हजार, एक एक्सपीडिशनरी डिवीजन है और एक पैरा ब्रिगेड है। एक्सपीडिशनरी डिवीजन क्या करती है, वो एम्फीबियस तरीके से एम्फीबियस लैंडिंग करती है, यानी कि समुद्र से जहाज में बैठ के आ जाए और जहाज वहां पे लैंड होता है। जैसे नॉर्मंडी लैंडिंग हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, या इंचॉन लैंडिंग हुई थी 1953 के वॉर में। इस प्रकार की वो एम्फीबियस लैंडिंग करके जाते हैं और वहां से समुद्र की दिशा से वो हमला करते हैं। तो ये उनकी क्षमता है ये। उनके पास बहुत ही तगड़े आधुनिक हथियार है, उसपे जिसमें फायर सपोर्ट होता है, जिसपे लैंडिंग शिप्स होती है, लैंडिंग शिप टैंक होता है। मैं एम्फीबियस ब्रिगेड एम्फीबियस ऑपरेशन किस प्रकार से किया जाता है इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके लिए काफी सारी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लगती है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लगती है, स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी लगती है। ये सभी अमेरिका के पास है।
उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो ट्रुप है वो एक केवल डिवीजन प्लस मतलब एक 7 8 10 हजार के पास आपके पास ट्रुप है ही नहीं। तो अगर आपके पास इतने कम ट्रुप्स है, भैया देखिए आज हमारा इंडो चाइना बॉर्डर लीजिए हिंदुस्तान का, वहाँ पे 4 लाख ट्रुप्स तैनात है जी, हमारी बॉर्डर की रक्षा करने के लिए 4 लाख। ठीक है ना? इंडो चाइना बॉर्डर जो तकरीबन 3 4 हजार किलोमीटर का लंबा है। और अभी अमेरिका के पास कितना है? 7 8 हजार। तो 7 8 हजार में आप क्या करेंगे? तो आप पूरी एक ऑल आउट ऑफेंसिव या ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप कुछ लिमिटेड ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो क्या क्षमता आपके पास है। तो लिमिटेड ऑपरेशन वो कहाँ करेंगे? तो 2 चीज़ें मानी जाती है। एक तो होर्मुज़ का जो किनारा है, उसे कैप्चर किया जाए ताकि वहाँ से जो ऑयल का एनर्जी का ट्रैफिक है, हुँ। वो वहाँ से जाए। तो एक वो है, एक वो टारगेट है। और दूसरा जो माना जाता है खर्क आइलैंड है कि जहाँ पे उनकी काफ़ी सारी ऑयल कैपेसिटी और खर्क जैसे ऐसे और 1-2 आइलैंड है। और आपको शायद पता होना चाहिए कि खर्क आइलैंड क्या है? तो एक आइलैंड है, 20-25 स्क्वायर किलोमीटर्स की एरिया है। यहाँ पे जो वीएलसीसी यानी कि वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स जो होती है, यहाँ से तेल भर के जाती है। क्योंकि जो नॉर्मल कोस्ट लाइन है ईरान की, वो शैलो है। तो शैलो एरिया में वीएलसीसी यानी कि वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स ये आ नहीं सकती है। उनको डीप ओशन की ज़रूरत होती है। जो खर्क आइलैंड है, क्योंकि आइलैंड है पहले ही 15-20 किलोमीटर दूर है मेनलैंड से, और उसका फिर उसके बाद वो काफ़ी डीप है वगैरह। तो इसलिए वहाँ पे आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा टर्मिनल है। अगर इसे कैप्चर किया जाए तो ऑब्वियसली ईरान का नुकसान ये काफ़ी होगा। लेकिन कैप्चर करना एक बात है, अभी हाँ, कैप्चर कैसे और करेंगे? उसपे बने समुद्र से वो आ नहीं सकते हैं वो, ठीक है ना? क्योंकि गल्फ ऑफ होर्मुज़ से कोई भी आना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कैरियर स्ट्राइक को वहाँ पर आएँगे, तो उनके ऊपर अक्षरशः ये हज़ारों मिसाइल्स या ये फायर किया जाएगा और उनका पूरा बर्बादी हो जाएगी। यानी कि बहुत ही डेंजर वहाँ पे माइन्स है, वहाँ पे फास्ट पेट्रोल वेसल्स है, वहाँ पे ड्रोन्स है, वहाँ पे मिसाइल्स है, तो वो इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन वो हवा से आ सकते हैं, पैराड्रॉप जिसे बोलते हैं, वो हो सकता है। पैराड्रॉपिंग पॉसिबल है जिसके लिए उनके पास एयर डोमिनेंस है, यानी कि जो आकाश है उसके ऊपर उनका कब्जा है, तो वो हो सकता है। लेकिन ये अगर वहां पे ट्रूप्स लैंड भी हो जाते हैं खड़ग आइलैंड के ऊपर या किसी एक कॉर्नर के ऊपर, तो वो कितना देर वहां पे ठहरेंगे? तो वो है कि उनकी कैपेसिटी सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ही होती है, जो वो सेल्फ कंटेन होते हैं। उसके बाद उनके साथ लिंकअप होना चाहिए जमीन से रास्ते का या समुद्र के रास्ते का, जिससे उनकी जो मेंटेनेंस है, या तो वो एम्युनिशन की होगी या राशन की होगी या वॉर लाइक इक्विपमेंट की होगी। तो वो लिंकअप 3 दिन में होना ही चाहिए। तो अगर वो नहीं होगा तो ये ऑपरेशन फेल होगा। तो ये होने की क्षमता अमेरिका के पास नहीं है। मैं बिल्कुल साफ बोलना चाहता हूँ, इतना कोई साफ नहीं बोलेगा, बट वो क्षमता नहीं है उनके पास। वो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? तो ये क्षमता नहीं है। तो इसलिए ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव की भी जो बात कर रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल लग रही है। जमीन के ऊपर से वैसे अगर आप ईरान की बॉर्डर मैप देख लें, तो तुर्कस्तान की बॉर्डर वहाँ पे लगी हुई है। वहाँ तो तुर्कस्तान के बाजू से वो आ सकते हैं, अमेरिकन अगर आना है तो ग्राउंड मतलब टैंक्स लेके, आर्टिलरी लेके, जो एक आम तौर पे लड़ाई होती है, जैसे गल्फ पे हुई थी, जैसे हम लड़ाई हमेशा करते हैं, तो तुर्कस्तान के बॉर्डर से आ सकते हैं, वो पाकिस्तान के बॉर्डर से भी आ सकते हैं, ठीक है ना? तो वो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बिल्डअप करना पड़ेगा, जो अभी हो नहीं रहा है। इतना सारा अगर जमीनी हमला करना है, तो काफ़ी दिन वहाँ पे बिल्डअप होगा, यानी कि टैंक लाए जाएँगे, आर्टिलरी लाया जाएगा, ये सब लाया जाएगा, और उसके बाद हमले की तैयारी के लिए 7-8 दिन समय लगेगा। वो कैपेसिटी अमेरिका के पास है, वो हो सकता है, उसपे कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो तो सबको नज़र आ जाएगा कि भई या तो वो ईरान के बाजू से आ रहे हैं, माफ़ करिए आप पाकिस्तान के बाजू से आ रहे हैं, या तुर्कस्तान के बाजू से आ रहे हैं, या यूएई के बाजू से आ रहे हैं। तो ये कैपेसिटी तो हो तो सकता है, लेकिन ये अगर ये ग्राउंड लड़ाई शुरू होगी, तो अमेरिकन ग्राउंड लड़ाई क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वो एक ब्लडी वॉर होगा, हुँ। यानी कि वहाँ खून बहुत बहेगा, बॉडी बैग्स बहुत आएगी, तो जिसके लिए अमेरिका के लोग तैयार नहीं है, और 75% लोग आज अमेरिका के उसके खिलाफ है। हुँ। तो इस वॉर की 2 कॉस्ट है, एक तो बॉडी बैग की मैं खत्म ही कर देता हूँ, और दूसरा है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है ना? तो बॉडी बैग्स की कॉस्ट
ग्राउंड वॉर की अमेरिका कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। ये एक नॉर्मल एस्टीमेट है, एक मिलिट्री एस्टीमेट है। जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पागल है वगैरह, तो ब्रिगेडियर लेकिन सर, वो अब मेरा सवाल है कि क्या इन स्थितियों में अमेरिका, जैसा कि आप सभी विशेषज्ञ इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका अब वापस यूं ही लौट जाएगा और ईरान को ऐसे ही अपने विक्ट्री साइन के साथ पूरे गल्फ में अपना खेल करने के लिए उसे खुला छोड़ने के लिए तैयार होना होगा? क्या अमेरिका इस सब के लिए तैयार हो पाएगा? देखिए, आपने ये सवाल सही पूछा था कि नथिंग वर्थव्हाइल कैन बी अचीव्ड बाय अ लैंड ऑफेंसिव। जमीन के ऊपर हमला करने से कोई वर्थव्हाइल चीजें अचीव होने वाली नहीं है, अनलेस आप स्केल। अमेरिका की ताकत बहुत है, अमेरिका सैन्य बहुत ला सकता है, लेकिन उसके लिए फिर वियतनाम जैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। तो वो तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए अभी शायद मैंने एक मराठी पॉडकास्ट में बताया था कि ज्यादा सरप्राइज नहीं होना कि 2-3 दिन के अंदर या कुछ दिन के अंदर सडनली एक ट्वीट आ जाए और डोनाल्ड ट्रम्प डिक्लेयर करे कि हमने हमारे सभी टारगेट तोड़ दिए हैं, विक्ट्री हमारी हो गई है, इसलिए हम युद्ध को रोक रहे हैं, युद्ध को खत्म कर रहे हैं। यानी कि जो हो गया है वही हमारी विक्ट्री थी, इस प्रकार से बोल के कि आपने ईरान की पूरी क्षमता बर्बाद कर दी है, ईरान पूरा बर्बाद हो गया है, ईरान स्टोरेज में चला गया है, उनके पास क्षमता कोई नहीं है, हम जीत गए हैं, तो हम अलविदा करके यहाँ से निकलते हैं। तो इस प्रकार के वो ट्वीट करके वहां से निकल जाएंगे। तो ऐसे ये मतलब जो जिस हालात में मैनेजमेंट के अंदर भी काफी बार ये प्रिंसिपल होता है, अगर आपने देखा होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो रिजल्ट आते होते कि यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमने ऑब्जेक्ट हासिल कर लिया है, इसलिए कंपनी ने अच्छा काम किया है। तो इस प्रकार से वो विक्ट्री डिक्लेयर करके वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये विक्ट्री डिक्लेयर करके अगर वो निकलते हैं तो क्या होगा? ये नेक्स्ट वाला सवाल है। नेक्स्ट वाला सवाल है, क्या गल्फ ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा क्या? या ईरान के साथ जो है उनकी 15% जो ताकत बची हुई है उसके साथ डील कौन करेगा? इसमें डील करने के लिए इजराइल एक ही देश है कि जो कर सकता है, लेकिन इजराइल की फोकस बड़ी क्लियर है, वो केवल लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है उनको तोड़ने की कोशिश में है, और अगर वो टूट जाता है तो उनका नेक्स्ट एम होगा हूथीज, जो उनके नंबर 2 के दुश्मन है, क्योंकि उनके 3 दुश्मन है। हमास हमास तो पूरा बर्बाद हो गया है, हिजबुल्लाह इनकी बर्बादी अभी काफी चल रही है, लेकिन वो फाइट काफी कर रहे हैं और इजराइल का भी टैक्स का काफी नुकसान हो रहा है। ग्राउंड ऑफेंसिव वहां पे शुरू है, हम ग्राउंड ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं, वहां पे तो शुरू है। और तीसरा है हूथीज। तो ईरान माफ करिए, इजराइल की फोकस इसके ऊपर होगी, उन्होंने गल्फ का कोई लेना देना नहीं है, वो ईरान को छोड़ तो ईरान के ऊपर फिर कंट्रोल करने के लिए कौन है? सऊदी अरेबिया, यूएई। सऊदी अरेबिया के साथ जो करार है पाकिस्तान का, वो करेंगे। तो यानी कि एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन के अंदर दुनिया को छोड़ा जाएगा। तो बहुत बड़ी इसलिए बात, बहुत तो बड़ी। ये बहुत इसके इस लड़ाई के बहुत ही बड़े सन टिप्स है। तो कुछ लोगों का मानना ऐसे है कि अभी हम ये एवरेज मानते हैं कि हमने ईरान की अभी तक एक समझ लीजिए 80 से 85% कैपेबिलिटी बर्बाद की है। ये एक आमतौर पे मानी हुई फिगर है। तो क्या अमेरिका 100% ये कैपेसिटी को बर्बाद कर सकता है? तो अगर वो कर सकता है, तो अगर वो छोड़ के भी चले जाते हैं, तो जो बचेगा उनके पास ये क्षमता नहीं होगी कि वो जो आखाती देश है या मिडिल ईस्ट के देश है उनको ट्रबल कर पाएगा। तो ये इसलिए जो 2 हफ्ते का 3 हफ्ते की बात कर रहे हैं, फिर वो अभी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। वो उसके बाद शायद वो तेल के जो कारखाने हैं, उसके खर्ग आइलैंड वगैरह, खर्ग आइलैंड के ऊपर लैंड होना तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन वहां पे फायरिंग करके उसको आग लगा दे। भाई भाई तेल की जगह है, आग तो वैसे ही लगेगी कि इट विल बी द बिगेस्ट फायर एवर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? तो आग लगाना और उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय करना तो पॉसिबल है, क्योंकि वो तो आकाश से ही करना है आपने, ठीक है ना? तो ये सब ऑप्शन उनके पास है। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी इसमें से कौन सा ऑप्शन ये करेंगे, ये देखना ठीक है। पड़ेगा। लेकिन वर्ल्ड अभी एक बहुत ही डेंजरस मोड के ऊपर
खड़ा निश्चित। है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसमें हमारे देश के लिए मैं भारत की यही बोलूँगा कि पंतप्रधान मोदी जी ने बोला था कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इसलिए कि सबसे चीपेस्ट एनर्जी हमें गल्फ ऑफ हॉर्मुज से आती है। मतलब हमारे पास एनर्जी की कमी नहीं है, यानी कि अगर हॉर्मुज से तेल नहीं पूरा आता या गैस नहीं पूरा आता तो देने के लिए रशिया है, देने के लिए बहुत सारे देश है, लेकिन वो कीमत वो नहीं मैच कर पाते जो कीमत ईरान या वहां से हॉर्मुज से आने वाली चीज होती है। क्योंकि 400 किलोमीटर के अंदर अगर ट्रांसपोर्टेशन आपने करना है तो कीमत क्या होगी। और अगर आप अर्जेंटीना से गैस लेते हैं जैसे हम्म। आपने लाया है तो वो तो 4000 किलोमीटर है जी। तो 4000 किलोमीटर कहाँ और 400 किलोमीटर कॉस्ट कहाँ। ज्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 30-40% से बढ़ेगी। तो इसलिए हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत कुछ ये हो रहा है, लेकिन लेट अस होप कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो है वहां पे स्टेबलाइज हो जाए और ये लड़ाई अगर हो सके तो जल्दी खत्म हो। सर मेरा आखिरी सवाल है, ये जो नेटो फैक्टर है, ट्रम्प, हालांकि ट्रम्प तो अनप्रेडिक्टेबल हैं और कुछ भी वो बोलते रहते हैं, अनप्रेडिक्टेबल पर्सन आज ये कह रहा है, और मेलोनी ने तो कह दिया कि क्या आप चाहते हैं कि हम नेटो छोड़ दें? क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी सेना और हमारी सेना मिल करके कोई काम न करें? मतलब नेटो में कोई बिखराव दिखता है, ये सिर्फ गीदड़ भभकी है एक दूसरे के प्रति, या कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी? बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा सर। देखिए, नेटो ये सपोज टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री अलायंस एवर मेड, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेटो ये बहुत ही टूथलेस हो गया है। नेटो के बारे में दो स्टेटमेंट किए जाते हैं। नेटो इज ब्रेन डेड, एक ब्रेन डेड है, ये केवल बातचीत ही कर सकते हैं। और दूसरा है ये बोला जाता है इन नेटो दे हैव रिप्लेस्ड टैंक्स, फाइटिंग टैंक्स विद थिंक टैंक्स। वो सोच विचार बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी हम्म। विषय के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन लड़ाई की क्षमता नहीं है। आज भी 4 साल हो गए हैं अभी यूक्रेन वॉर को। यूरोप जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतना बड़ा हिस्सा लिया था, जर्मनी जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, ये लड़वैये देश थे, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज के हालात में वो रशिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे सही हैं। बात। तो इसलिए उनका फोकस बड़ा क्लियर है, उनका फोकस है यूरोप, क्योंकि वो पहले वो रशिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। और इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हो गया होगा तो वो है रशिया। रशिया के जितने भी लोन हो गए थे, रशिया की इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये अभी सभी खत्म हो गई है। और रशिया ने बहुत पैसा कमाया है, जिससे उनकी जो क्षमता काफी सारी कम हो गई थी, तो वो अभी अभी बढ़ी हुई है। तो नेटो का फोकस उनकी खुद की रक्षा करने के ऊपर लगेगा, यूक्रेन के ऊपर, और रशिया को कंट्रोल करने में वो यहाँ पे आने का कोई बिल्कुल कोई ये भी नहीं है। नहीं, अगर ऐसी जरूरत स्थिति पड़ी में, ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका जिस तरीके से ट्रम्प कह रहे हैं कि हमको तो आपने साथ दिया नहीं तो हम आपका साथ क्यों दें, आप अपना मैनेज करिए, सब कुछ साफ साफ कह रहे हैं, वो बयानों में कह रहे हैं। देखिए, नेटो जो है वो यूक्रेन की रक्षा कर पाएगा, ये मेरी खुद की पर्सनल असेसमेंट है। लेकिन वो रशिया इतना सारा, रशिया भी एक वाइस कंट्री है, वो भी पूरी यूक्रेन को कब्जा नहीं करना चाहता। वो केवल जो डोनबास का रीजन है हाँ, राइट। वही चाहता है कि वही हमें दे दिया जाए। तो अगर वो एक्सेप्ट करे तो वो ज्यादा उसमें पंगे नहीं लेंगे। लेकिन जो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, जहाँ पे अमेरिका को बाकी लोगों की मदद लगेगी, वो है चाइना का ताइवान के ऊपर हमला। हम्म। और अभी चाइना इसको स्टडी कर रहा है। चाइना का इस लड़ाई में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक जगह के ऊपर चाइना का बड़ा नुकसान हो गया है और एक जगह पे फायदा हो गया। मतलब उनको ये क्लियर कट ये नहीं है। नुकसान क्या हुआ, तो उनको बहुत ही सस्ता तेल मिलता था वेनेजुएला से, वो बंद हो गया। 50-60 अरब डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में थी वो बंद पड़ गई है। सिमिलरली बहुत ही सस्ता तेल उनको मिलता था ईरान से, वो बंद हो गया। वहां पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो भी बंद पड़ गई है। तो यह आर्थिक नुकसान उनका काफी हुआ है। उन्होंने अपनी एयर डिफेंस की प्रोटेक्शन दी थी ये ईरानी लोगों को, लेकिन वो कंप्लीट फेल हो गई है और उनके पूरे जो नेता है वो मारे गए हैं डिस्पाइट ऑल द एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम।
provided to them by China. लेकिन जहाँ पे चाइना का काम अच्छा रहा है वो ये है कि ईरान वंस इन अ वाइल हमला करता है और एक्यूरेटली अलग अलग जगह के ऊपर टारगेट करता है। तो ये माना जाता है ये जो टारगेटिंग है उसकी इंटेलिजेंस वाया सैटेलाइट चाइना दे रहा है। ये अच्छी रही है और इसका नतीजा 5% ऑफ टाइम they have been able to penetrate the Iron Dome या they have been able to penetrate the American defenses। और इसका मेन क्रेडिट जो ट्रैकिंग सिस्टम है चाइना की उसको दिया जा सकता है। तो चाइना इसका फायदा लेते हुए वो क्योंकि अमेरिका का नुकसान बहुत हो रहा है लेकिन अमेरिका का नुकसान की उनको इतनी ज्यादा परवाह नहीं होती। $2 बिलियन पर डे इनका खर्चा है लेकिन वो क्या करते हैं सिर्फ डॉलर प्रिंट कर लेंगे और हमारे इंडियंस बाहर घूमते रहेंगे और हम उनको डॉलर की कीमत बढ़ा देंगे और रुपए की कीमत हम ही हमारे हाथ से कम करेंगे। ठीक है ना, सीधी बात है। आज रुपए की कीमत रुपया क्यों गिर रहा है क्योंकि आपको डॉलर ज्यादा चाहिए इसलिए गिर रहा है, सीधी बात है। उसमें से एक जो चीज है वो है ऑयल खरीदना। उसके ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऑयल तो आपको चाहिए। लेकिन गोल्ड की क्या जरूरत है जी? आज 30% आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो गोल्ड खरीदने के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो एनीवे कहने का मतलब ये है कि वो जो कीमत होगी यूएस से तो वो उसको देख ये कर पाएंगे। तो इसका मिसयूज चाइना कर सकता है ताइवान के ऊपर कुछ हमला करने का। तो ये एक डेंजरस एंगल है जहाँ पे यूएसए को यूरोप की मदद लगेगी या पूरी दुनिया की मदद लगेगी। क्योंकि चाइना अगर ये करेगा तो ऑब्वियसली दे विल वांट टू विन द वॉर आउटराइटली। तो ये बहुत ही एक तगड़ा युद्ध होगा। अगर वो तगड़ा युद्ध होता है तो इस युद्ध में अभी अमेरिका की सब एम्यूनिशन डिप्लीट हो गई है। उनके जितने सारे अच्छे अच्छे मिसाइल थे उन्होंने गधे के मुताबिक 1000 करोड़ वाला मिसाइल फायर कर दिया एक टारगेट के ऊपर। इसकी वैल्यू कोई खास नहीं थी। तो इसकी रिप्लेसमेंट करने की क्षमता तो अमेरिका में है लेकिन उसके लिए समय लगता है ना। तो बिल्कुल। ये एक क्रिटिकल विंडो है जो अवेलेबल है चाइना को अगर वो ताइवान में कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं तो बट इफ बहुत ही इम्पॉन्डरेबल्स है कौन क्या करेगा कैसे करेगा ये करेगा। ठीक है, इसमें एक बात मैं चाइना की जैसे डोनाल्ड ट्रंप की साइकोलॉजी कोई ठीक तरह से समझ नहीं पाया है वैसे ही चाइना की भी साइकोलॉजी भी कोई समझ नहीं पाता है। वो इसलिए कि चाइना भी चाहता है कि वो लोग डर के उनसे युद्ध ना करें और चुपचाप से बोले भाई हम आपको शरण आ जाते हैं। तो क्या उनमें फिजिकल लड़ाई लड़ने की क्षमता है कि नहीं ये वो जैसे क्या डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे कि नहीं उसी प्रकार के मैं सवाल पूछूंगा। क्या ताइवान के ऊपर ही हमला करेंगे? लगता नहीं है। कि क्षमता बहुत है करने के लिए बहुत कुछ है सभी प्रैक्टिस हुई है सब एवरीथिंग इज अवेलेबल। पर जो लास्ट इच्छा शक्ति लगती है इसमें आपके काफी सारे लोग मारे जाएंगे। लोग मतलब यहाँ पे सैनिकों की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या वो तैयार होंगे कि नहीं ये एक सवाल है जिसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा आज। कुछ चाइना भी नहीं दे पाएगा क्योंकि चाइना सोचता है कि मैं मल्टी डोमेन वॉर का इस्तेमाल करके डर के ताइवान हमारे पैर पकड़ लेके हम आ जाते हैं लेकिन वो क्षमता नहीं लगती है वो है। तो ये बहुत सारे बट्स है हमें डिस्कशन के लिए आगे आने वाले समय में और टॉपिक भी मिलेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रिगेडियर सर की बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं? बात तो इन्होंने की कि अमेरिका बहुत कुछ नुकसान कर सकता है लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड की स्थिति नहीं बन पाएगी। लेकिन ये अमेरिका की आन बान शान, जैसा कि ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अगर 3 हफ्ते में यूं ही लौट गए तो स्थितियां बहुत बुरी हो सकती हैं। लगता तो नहीं है लेकिन स्थानीय अनुसार जो हम लोग देख रहे हैं और जो हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं अमेरिका के सामने चैलेंजेस काफ़ी हैं और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब करिएगा। ब्रिगेडियर सर आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।